कर्नाटक में कांग्रेस ने मुफ्त की रेवड़ी जमकर बांटी। इसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा था। मुफ्त की बिजली लोगों को मिल पाती उसके पहले सरकार ने करीब 3 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी। मतलब कि सरकार जितना मुफ्त में देगी उससे ज्यादा वो जनता से ही वसूल करेगी। राज्य में अब बिजली के बिल में 2 रुपए 89 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे। ये बढ़ी दरें उन उपभोक्ताओं पर लागू होंगी जो महीने में 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं। इस बाबत राज्य सरकार ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया। बिजली की बढ़ी दरें इसी साल मार्च में लागू की जानी थी, जो किसी वजह से नहीं हो पाया। ताजा आदेश में कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना के क्रियान्वयन पर इस आदेश के निर्देश दिए। हालांकि इन्हीं नए निर्देशों में महीने में 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले सभी परिवारों को फ्री बिजली गारंटी भी दी गई। और इन बढ़ी दरों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का भी बयान आया है। उन्होंने इस फैसले को कर्नाटक बिजली नियामक आयोग द्वारा लिया गया निर्णय बताया। सिद्धरमैया के मुताबिक इस फैसले में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसी वजह से जून का बिल कुछ लोगों को भारी भरकम लग रहा है। अधिकारी का दावा है कि कुछ ही महीने में ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार ने बिजली की दरों में 86 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ी दरें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू हैं। इसी साल फरवरी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की दरों में 86 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, जिसे कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 300 यूनिट तक करने का वादा किया था। सिद्धरमैया ने कहा कि हमने बिजली को दरों को बढ़ाने का फैसला नहीं किया। ये कर्नाटक बिजली नियामक प्राधिकरण का निर्णय है, जो पहले से ही तय था। हम इसे बस लागू कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए कर्नाटक सरकार की ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के मुताबिक सालाना 13,000 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। राज्य में 96 विद्युत उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाने की तैयारियां हैं। कर्नाटक के कई लोगों को जून के महीने में आया बिजली का बिल भी अधिक दरों वाला लग रहा है। इस मुद्दे पर बिजली विभाग के एक इंजीनियर ने बताया कि उन्हें मई के साथ साथ अप्रैल के बकाये पैसों को जमा करने का आदेश था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ने देर रात बड़ी छापेमार कार्रवाई की। 2 लग्जरी कार सहित कई दस्तावेज जब्त किए। रायपुर के पेंशन बड़ा इलाके में देर रात ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और इसी क्षेत्र में शराब घोटाला मामले में आरोपी बताए जा रहे कारोबारी अनवर ढेबर के परिजनों के मकान, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और इन जगहों पर अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की। पूरे इलाके में इस वजह से गहमा गहमी का माहौल बना रहा। अलग अलग गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने सुबह होते होते यहां से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए और 2 लग्जरी कारों को भी अपने साथ ले गए। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ईडी की ओर से कहा गया है कि कोल लेवी मामले में अभियोजन पत्र विशेष अदालत में भेजा गया और इसे अदालत ने संज्ञान में लिया। इस पर पहले ही मामले में आईएएस अधिकारी और कुछ कोल कारोबारी जेल में बंद हैं। कारोबारी अनवर ढेबर आबकारी विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित इस वक्त जेल में हैं। इन सभी की न्यायिक रिमांड 13 जून को खत्म हो रही है। 13 को ही इस केस में अनवर की जमानत पर सुनवाई होगी। पिछले दिनों अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121 करोड़ 87 लाख की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई। शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इसमें कैश, एफडी भी होल्ड किए गए हैं। 9 मई को ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच करने की एक और कार्रवाई की थी। ये मामला कोल लेवी वसूली का है। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए ईडी की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया कि प्रदेश में 90 चल अचल संपत्ति को अटैच किया गया, जिसमें लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकद शामिल है। कुल 51 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की गई। ये बरामदगी रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय के पास से की गई। ये कोल एक्सटॉर्शन स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है। ईडी की तरफ से कहा गया कि इस मामले में अब तक 221 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत को तबाह करने का इरादा जता चुके जॉर्ज सोरेस और उसके गैंग के लोगों की गोद में खेल रहे राहुल गांधी अपनी ही वजहों से बुरी तरह से फंस गए हैं। रही सही कसर सैम पित्रोदा ने राम और हनुमान पर विवादित बयान देकर पूरी कर दी। राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को खतरा बताते हुए लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे थे। इस बीच व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है और जिसको देखना है, समझना है, वह नई दिल्ली जाकर देख सकता है। राहुल गांधी को व्हाइट हाउस की तरफ से दिए गए जवाब को लेकर बीजेपी राहुल पर हमलावर है।
बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इसे कांग्रेस के युवराज पर जोरदार थप्पड़ बताया। इस्लाम ने ट्वीट कर कहा कि यह विडंबना है कि व्हाइट हाउस भारत को एक जीवंत लोकतंत्र बताता है, जबकि राहुल गांधी अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान बेशर्मी से भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। जफर इस्लाम व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और जो दिल्ली जाए वो इस बात को देख सकता है। व्हाइट हाउस की उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रणनीतिक संवाद के संयोजक जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, कोई भी जो नई दिल्ली जा रहा हो इस बात को देख सकता है। और हाँ, निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत और उनका स्वस्थ होना हमेशा चर्चा का हिस्सा होंगे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने लिखा कि यह विडंबना है कि राहुल गांधी अमेरिका में बेशर्मी से भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। वहीं व्हाइट हाउस कहता है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। कांग्रेस के युवराज पर क्या जोरदार तमाचा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे का इंतजाम देख रहे सैम पित्रोदा ने राम और हनुमान और मंदिर को लेकर दिए अपने बयान पर विवाद शुरू कर दिया। सैम पित्रोदा ने बीजेपी को घेरने के लिए बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र किया और इसी के साथ उन्होंने मंदिर की बात को भी छेड़ दिया। सैम पित्रोदा ने कहा कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा लेकिन हर कोई राम, हनुमान, मंदिर के बारे में बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला न हो इसके लिए अदालत जाते हैं, मंदिर के निर्माण का काम न शुरू हो इसके लिए अदालत जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तथाकथित विदेशी संस्कृति के प्रभावित नेताओं को श्री राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, जो खुद बेरोजगार हो ऐसा व्यक्ति दूसरे युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता। सैम पित्रोदा पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कहा था कि मैं इसके बारे में नहीं सोचता। ये भी एक और झूठ है। 1984 के बारे में अब क्या, आपने पिछले 5 साल में क्या किया? 84 में जो हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी अमेरिका गए तो पीछे पीछे नंबर बढ़ाने के लिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग भी पहुंच गए। वडिंग ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबोधन में हिस्सा लिया और उसके बाद में इसकी तस्वीरें ट्वीट की। उसके कुछ देर बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। वीडियो क्लिप में जो आदमी राजा वडिंग के वाहन के करीब आते हैं और उनमें से कुछ एक कहते हैं, पगड़ी पहने एक सिख खिड़की के पास जाकर जैसे ही कुछ कहता है वैसे ही वाहन तेजी से आगे बढ़ता है। वह सिख चिल्लाते हुए पीछे भागता है। अमेरिका स्थित वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट ने कांग्रेस पर 1984 में न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में एक समारोह आयोजित करके स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दर्द को बढ़ाने का आरोप लगाया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह राजा वटिंग ने हिस्सा लिया था। अमेरिका में सुबह वडिंग ने पोस्ट किया कि खालिस्तानी तत्वों ने खालिस्तानी नारे लगाए, राहुल के कार्यक्रम में घुस आए। वीडियो संदेश में कहा कि खालिस्तान का एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। उनके पास अलगाववादी मिशन का कोई रोड मैप नहीं है। हम भारतीय हैं और हम अपने देश की रक्षा करेंगे। वडिंग ने वीडियो शेयर कर कहा कि कहा जा रहा है कि वह मौके से भाग गए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सिख मेरे पास आया और मुझे कहा कि बात करनी है। मैंने कहा कि आज आप बात कर लें। उसका दूसरा साथी वीडियो बनाने लगे। ऐसे लोगों का मकसद माहौल खराब करना है। मैं कोई भागा नहीं हूं। राजा वडिंग ने कहा कि ये लोग पेड लोग हैं जिनका मकसद माहौल खराब करना है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। बीते दिनों ही राजा वडिंग ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालकर पंजाबियों से सहयोग की मांग उठाई थी। गांधी इस समय न्यूयॉर्क में हैं। राजा वडिंग ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर कहा कि वह पहले भी खालिस्तान के विरोध में थे और आगे भी खालिस्तान के विरोध में रहेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से तिहाड़ में बंद हैं। इस दौरान जमानत पाने की हर संभव कोशिश बेकार साबित हुई। ये बात अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। क्यों घोटाला मामले में पकड़े गए 2 लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं और जांच एजेंसीज के पास पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की नहीं चली तो उन्होंने कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया का जिक्र कर आंसू टपकाए। एक शिक्षा संस्थान का उद्घाटन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये उनका सपना था। उनकी शुरू की गई शिक्षा क्रांति को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में बंद हैं।
एक्साइज पॉलिसी केस में बंद मनीष सिसोदिया के काम का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल का गला रुंध गया। उन्होंने कहा, ये उनका सपना था, ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, लेकिन हम उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने कहा कि मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगाकर फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इतने महीने तक जेल में डाला हुआ है। उनको जेल में क्यों डाला हुआ है? देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल में डालना है कि वह अच्छे स्कूल बना रहे हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, तो उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उन्हें तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल्स बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं देश के अंदर, तो सब एक ही बात करते हैं कि स्कूल बहुत अच्छे बन गए हैं, बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पर आपके लिए काम नहीं करते तो उनको जेल नहीं भेजा गया होता। हमें उनके सपने को पूरा करना है, उनके काम को रोकना नहीं है। उम्मीद है कि वे बहुत जल्द बाहर आएंगे। आबकारी नीति की जांच के सिलसिले में 26 फरवरी को सीबीआई के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्हें 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू करनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े इस मामले में 30 मई को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल अहमद पटेल ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। फैजल पटेल लंबे अरसे से कांग्रेस में किनारे पड़े हैं। अब फैजल ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फैजल अहमद पटेल की गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ सामने आई एक तस्वीर ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी। खुद फैजल अहमद पटेल ने ट्विटर पर यह फोटो शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों से सीआर पाटिल जी के साथ बातचीत कर रहा हूं। फैजल अहमद पटेल की यह तस्वीर सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि वे भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार तस्वीरों को लेकर फैजल चर्चा में आए हैं। इसके पहले वे अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीरें लेकर चर्चा में आए थे। उस वक्त भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि फैजल अब अरविंद केजरीवाल के साथ जाने वाले हैं, वे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। फैजल ने अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा, आखिरकार हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से मिलने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक दिल्ली निवासी के रूप में मैं उनके वर्क एथिक्स और नेतृत्व कौशल का एक अग्रणी प्रशंसक हूं। मानवता पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव और देश में वर्तमान राजनीतिक मामले पर चर्चा की, लेकिन तब फैजल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। अब एक बार फिर से फैजल के नए ट्वीट से कांग्रेस की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि अहमद पटेल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के वफादार थे और गांधी परिवार के पार्टी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। ऐसे में उनके बेटे की प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ आ रही तस्वीरें कहीं नए संकेत तो नहीं दे रही। सोनिया गांधी के सबसे वफादार नेताओं में माने जाने वाले शख्स का बेटा कहीं बीजेपी में तो नहीं शामिल होने जा रहा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका खारिज हो जाने के 2 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल के बवाना इलाके में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन करने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने अपने इमोशनल ड्रामे का मंच बना दिया इसे और बड़े ही भावुक अंदाज में पूछा कि आखिर मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों बंद कर रखा है। ये सब ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल को पता ही न हो कि मनीष सिसोदिया किस वजह से जेल में बंद है और जमानत के लिए तरस रहे हैं। केजरीवाल के इस सियासी अंदाज पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी अरबों रुपए के शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया के लिए आंसू बहा रहे हैं। केजरीवाल जी, जब शराब राजस्व से लूट करने का खाका तैयार हो रहा था, उस समय आपको ये नहीं लगा कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा?
देश का न्यायालय जब आपके पक्ष में फैसला देता है तो संविधान बचा रहता है, नहीं देता है तो संविधान खतरे में हो जाता है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा, इस व्यवहार को देश में गलतफहमी कहते हैं। आप कहते हैं कि घोटाला कहां हुआ। जनता पूछ रही है कि मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही, बार बार याचिका क्यों खारिज हो रही है। असल में आप कट्टर बेईमान, भ्रष्ट, पाखंडी, आत्ममुग्ध व्यक्ति साबित हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में फंसाकर जेल में डालने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका सपना था हर बच्चा शिक्षित हो। इस दिशा में वो क्रांतिकारी काम कर रहे थे। इसके बावजूद उनको कई महीनों से जेल में डाला हुआ है और बीजेपी की सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर उनको जेल में क्यों डाला है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटी कुछ और नहीं बल्कि एक चुनावी स्टंट भर था। ये हम नहीं बल्कि सिद्धरमैया सरकार के मंत्री एन चेलुवरैया स्वामी का कहना है। असल में एन चेलुवरैया स्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की 5 गारंटी वाला वादा केवल चुनावी हथकंडा था। स्वामी ने कहा कि हमें चुनाव जीतने के लिए इस तरह की सस्ती लोकप्रियता की जरूरत थी, चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें। कृषि मंत्री ने कहा कि यह हथकंडा समाज के लिए कुछ करने की शक्ति हासिल करने के लिए अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हमारे लिए सत्ता हासिल करना जरूरी हो गया है। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वामी ने स्वीकार किया कि देश की भलाई के लिए मुफ्तखोरी खराब है और कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने भी इस पर चर्चा की, ये गलत है। कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इन 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने लोगों को जो गारंटी का वादा किया था वो मुफ्त उपहार नहीं है और इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों एवं समाज के दबे कुचले लोगों को सशक्त बनाना है। परमेश्वर ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ध्यान से अध्ययन करके और पूरी जिम्मेदारी के साथ गारंटी देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट करके सत्ता में लाए और उनके विश्वास की रक्षा की जानी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि सरकार बजट में आवश्यक निधि आवंटित करने के बाद इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रणाली बनाएगी। निर्वाचन आयोग कर्नाटक विधान परिषद की 3 सीटों पर 30 जून को उपचुनाव कराएगा। ये सीटें हाल में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बाबूराव चिंचनसुर, आर शंकर और लक्ष्मण साउदी के इस्तीफों के कारण विधान परिषद की सीटें खाली हुई हैं। तीनों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ साउदी जीत सके, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार चिंचनसुर और रानी बेन्नूर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आर शंकर हार गए। अधिसूचना 13 जून को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 21 जून को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 23 जून है। मतदान 30 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसमें विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।